हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा स्पीड। इसके बारे में पढ़ना है, लेकिन इससे पहले हमने कहा था पिछले लेक्चर में कि पहले हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में उस पर थोड़ा सा क्वेश्चन और कर लेंगे। उसके बाद हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं उस पर। ये देखिए, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या अंतर है, इसको क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। इस बार हम एक एग्जांपल लेते हैं 2D का। पिछले लेक्चर में हमने यही बात बताया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, लेकिन हमने 1D लिया था। अब इसमें थोड़ा सा 2D कर देते हैं, तब देखते हैं दूरी और विस्थापन में कैसे निकाला जाता है, क्या अंतर है इसमें। देखिए, सपोज यहाँ पर आपने एक स्ट्रेट लाइन बना लिया और 2D में अगर करना है तो सपोज ये मान लीजिए एक्स एक्सिस में है, ठीक है, लाइन। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्ट ऊपर की तरफ आपने एक लाइन और बना लिया। देखिए, ये एक रोड मैप हमने बनाया है। एक व्यक्ति है, यहाँ से स्टार्ट किया करता है अपना डिस्टेंस चलने के लिए चालू करता है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करता है, ठीक है। लेकिन वो मान लीजिए 3 मीटर दूर जाने के बाद यहाँ से अपने बाएं साइड मुड़ जाता है 90 डिग्री पर। ये हमने अभी फिलहाल मान लेते हैं 90 डिग्री है, ठीक है। 90 से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन अभी 90 डिग्री मान लेते हैं। तो 90 डिग्री से अगर मुड़ रहा है बाएं साइड अपने, और फिर बाएं साइड भी वो 4 मीटर दूरी तय कर रहा है, ठीक। तो फाइनली आदमी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। इसको हम नाम देते हैं, मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं ए पॉइंट। और बी पॉइंट से मुड़ा है और आगे फाइनली सी पॉइंट पर आ गया है, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा कि कितना डिस्टेंस वो चला, कितना दूरी वो चला वो आदमी, तो आप क्या बताएंगे। आप यही कहेंगे कि ए से बी तक गया है तो 3 मीटर चला है, फिर बी से सी तक गया है तो 4 मीटर चला है। और यानी कि टोटल वो डिस्टेंस चला है 3 और +4, ये करेंगे ना डिस्टेंस निकालने के लिए। आप क्या करेंगे, 3 + 4 मीटर इज इक्वल टू टोटल आप 7 मीटर बताएंगे। ये आपका क्या कहलाएगा तब, डिस्टेंस कहलाएगा। तो डिस्टेंस के लिए हमने पिछले भी वीडियो में बताया था कि डिस्टेंस जब भी देखना हो तो आपको एक्चुअल पथ देखना है, कैसे कैसे वो आदमी दूरी तय किया है। अगर सीधा जा रहा है तो सीधा देखिए, टेढ़ा जा रहा है तो टेढ़ा देखिए। सारा उसका पथ जो जितना भी डिस्टेंस है सारे को जोड़ देंगे तो हमारा ही वो दूरी कहलाएगा, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में हमने क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट ये नहीं देखता है कि किस पाथ से होते हुए वो आदमी जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए सिर्फ इससे इतना ही मतलब है, कहाँ से स्टार्ट किया हो और फाइनली कहाँ तक गया। उनके बीच का जो डायरेक्ट डिस्टेंस है ना, उसी को विस्थापन हम बोलेंगे, ठीक है। तो ए से स्टार्ट किया था और फाइनली हमने सी तक उसे पहुंचा दिया है। तो ए से सी के बीच जो डायरेक्ट डिस्टेंस है ये वाला, इसी डिस्टेंस को बोला जाएगा क्या, विस्थापन या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पर, अब ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ए से लेकर सी तक। ए से सी डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए एक ये ट्रायंगल बन जा रहा है 3 मीटर का ये, और फिर परपेंडिकुलर 4 मीटर ऊपर है। तो ए सी डिस्टेंस निकालना है एक तरह से। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से इस ट्रायंगल के लिए एक कर्ण का काम कर रहा है ना, हाइपोटेनस का काम कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए रूट में जो नीचे बेस है उसका स्क्वायर कर लेंगे, फिर प्लस कर देंगे, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर देंगे और रूट ले लेंगे। तो ये जो वैल्यू आएगा आपका 5 आएगा। यानी कि ये सारा यूनिट जो हमने मेजर किया था, यूनिट मीटर है यहाँ पर, तो ये भी यूनिट किस में आएगा, मीटर में ही आएगा। तो ये आएगा आपका 5 मीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 5 मीटर। इस एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आया कि देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जा रहा है। डिस्टेंस के लिए हम एक्चुअल पाथ जैसे जैसे आदमी गया है उसके लिए हम सारा पाथ जोड़ देंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट के लिए कि इनिशियल से लेकर फाइनल के बीच का डिस्टेंस डायरेक्ट, ये जो है डायरेक्ट डिस्टेंस है, सबसे बोला जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ है। इनिशियल और फाइनल के बीच का वो स्ट्रेट लाइन है ना, उस पाथ से होते हुए नहीं गया वो आदमी, लेकिन बस इनिशियल पोजीशन ये जहां से स्टार्ट किया और फाइनल पोजीशन सी जो है, इनके बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस ही विस्थापन कहलाता है। तो विस्थापन यहाँ पर आपका आ गया है 5 मीटर, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा सा। एक आदमी मान लीजिए ऐसे कर्व टाइप होते हुए इस पॉइंट पर आया है,
फिर यहाँ पर पॉइंट हम मान लेते हैं ए, और फाइनल पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं बी। ठीक है, और ये कर्व से होते हुए जिस पाथ से गया है, ये डिस्टेंस हम सबका मान लेते हैं, ये टोटल है, ये कर्व वाला पाथ है 10 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये कर्व वाले पाथ से होते हुए गया है ए से लेकर बी तक आदमी, तो पूछा जाएगा कितना दूरी तय किया है उसने, तो आप कहेंगे 10 किलोमीटर दूरी तय किया है। ठीक है, अगर वही विस्थापन पूछा जाएगा कि ए से बी के बीच आदमी द्वारा कितना विस्थापन हुआ है, तो आप क्या बताएंगे, ये डिस्टेंस थोड़ी बताएंगे 10 किलोमीटर, आप क्या बताएंगे, ए और बी के बीच जो डायरेक्ट डिस्टेंस है, जिस पाथ से गया हो या फिर न गया हो, ये एक्चुअल पाथ वाला पाथ नहीं है, ये डायरेक्ट डिस्टेंस है, ये इसी डिस्टेंस को आप फिर विस्थापन बोलेंगे। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होगा इस 10 किलोमीटर की अपेक्षा तो छोटा ही होगा, क्योंकि ये कर्व पाथ से होते हुए गया है, फिर इधर ऊपर गया कर्व में, फिर नीचे आया कर्व में, तो ये जब टोटल 10 किलोमीटर है, तो ये स्ट्रेट लाइन में गया, अगर आदमी जाए ए से लेकर बी तक, उस समय तो वो तो 10 किलोमीटर से छोटा ही होगा इस वाले केस में, तो ए से बी के बीच जितना डिस्टेंस होगा उसी को हम बोल देंगे विस्थापन। तो जो स्ट्रेट लाइन है ये ए से बी के बीच, स्ट्रेट लाइन ए से बी के बीच, वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट या फिर विस्थापन। ठीक है, और जो कर्व वाला पार्ट है, कर्व लाइन बोल दें, कर्व लाइन ए और बी के बीच जो है वो कहलाएगा डिस्टेंस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो देखिए, विस्थापन कभी भी दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, विस्थापन निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, लेकिन कभी भी दूरी से ज्यादा नहीं होगा। एक और सर्कल का केस ले लेते हैं, देख लीजिए, अगर कोई व्यक्ति एक सर्कल पर मूव कर रहा है और इसका रेडियस हम मान लेते हैं 1 मीटर है, तो अगर मान लेते हैं ये आदमी यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे गया है सर्कल से होते हुए और फिर वापस ए पॉइंट पर आ गया है। ठीक है, ए से स्टार्ट किया और पूरा एक चक्कर लगाकर ए पॉइंट पर फिर आ गया है, पूछा जाएगा दूरी कितना चला है, तो दूरी के लिए तो ये पूरा लंबाई ही तो कहलाएगा दूरी। तो दूरी के लिए ये रेडियस आपको दिया हुआ है 1 मीटर, तो ये सर्किल का परिधि जो होगा वही दूरी होता है। परिधि यानी कि सरकमफेरेंस कितना होता है सर्कल का, 2 पाई आर, और रेडियस आपको 1 मीटर दिया हुआ है, तो 2 पाई इंटू 1 कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 2 पाई, तो ये क्या आपका आएगा, दूरी आएगा। ठीक है, और वही विस्थापन पूछा जाएगा या फिर डिस्प्लेसमेंट, तो क्या कहेंगे, जहां से स्टार्ट किया और जहां तक आ गया उनके बीच का डिस्टेंस, तो यहीं से ए पॉइंट से स्टार्ट किया था, यही पॉइंट पर आ गया है, तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, जीरो है, इसलिए इस केस में जो विस्थापन हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक, तो दूरी और विस्थापन को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसी पर बेस्ड पूरा आपका जो वेक्टर क्वांटिटी होगा, जैसे वेग पढ़ना होगा, एक्सेलरेशन पढ़ना होगा, तो सारा चीज इसी पर बेस्ड है। जब ये अगर आएगा अच्छे से समझ पाएंगे कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, तभी वो चीज आपको अच्छे से समझ में आएंगी। इसलिए एक और एग्जांपल देते हैं आपको। अब ये पॉइंट यहाँ ए है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है। एक आदमी है यहाँ से स्टार्ट की करता है अपना चलना, और ऐसे घूमते हुए ए बी सी से होते हुए डी पर पहुंच जाता है। ठीक है, और ये सारा जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। ठीक, ये 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। अगर इसमें पूछा जाए कि आदमी का दूरी बताइए और उसका विस्थापन कितना है ये बताइए, तब आप कैसे बताएंगे। दूरी के लिए हमेशा याद रखिए एक्चुअल पाथ, जो लंबाई होगा एक्चुअल पाथ का उसी को हम दूरी बोलेंगे। एक्चुअल पाथ के लिए यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे गया है सारा डिस्टेंस आप जोड़ दीजिए, तब ये 1 किलोमीटर, ये एक टोटल हो गया आपका 3 किलोमीटर, तो डिस्टेंस आपका 3 किलोमीटर हो जाएगा इस केस में, और विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट ये कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमेशा याद रखिए इनिशियल पॉइंट कहाँ से स्टार्ट किया और फाइनल पॉइंट कहाँ तक गया, उनके बीच का ही डिस्टेंस, डायरेक्ट डिस्टेंस ही से बताएंगे विस्थापन के लिए। ठीक है, तो देखिए ए से स्टार्ट किया और डी तक गया है,
तो रास्ते से पाथ से होते हुए ऐसे गया है, लेकिन ये दूरी हमें नहीं बतानी है विस्थापन के लिए। देखिए ए से होते हुए डी पर गया है, तो डी से लाइन तक बना दीजिए, ए से लेकर डी तक बना दीजिए लाइन। अब इस लाइन का डिस्टेंस ही आपको क्या कहलाएगा विस्थापन, यहाँ पर केस इस केस में, ठीक है। ए से और डी के बीच कितना डिस्टेंस है, तो ये पता करने के लिए आप कैसे पता करेंगे, तो देखिए ये एक हमने वर्ग बनाया था ना। अगर ये 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री है और ये आमने सामने एक भुजाएं ये एक एक, एक किलोमीटर है, तो यानी कहने का मतलब ये भी क्या होगा, तब 1 किलोमीटर होगा, ठीक है। जब ये 1 किलोमीटर है ए से डी के बीच का डिस्टेंस, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा 1 किलोमीटर। एग्जाम में अक्सर इस इन दोनों में अंतर पूछा जाता है, क्या अंतर है, या इनका यूनिट पूछा जाएगा, आपका डायमेंशन पूछा जाएगा। हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ाया था ना यूनिट और डायमेंशन में, तो हमने कहा था कि अगर यूनिट डायमेंशन चैप्टर पढ़ लेंगे तो जैसे जैसे नया चैप्टर आएगा उसमें हर एक नई नई क्वांटिटी का आपको डायमेंशन निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है, यूनिट निकालना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर एक आया है दूरी और विस्थापन, ठीक है। इन दोनों में, इन दोनों का विस्थापन का यूनिट कितना होगा, इन दोनों का डायमेंशन क्या होगा, ये देख लेते हैं, ठीक है। क्या अंतर है ये देख लेते हैं, ये देखते हैं पहले। तो ये देखते हैं, तो ये देखिए डिस्टेंस है, डिस्टेंस का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर एस लिखा जाता है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट ये विस्थापन है, विस्थापन के लिए हमने एस के ऊपर एक तीर लगाया है, ठीक है। तो जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसके ऊपर तीर लगाते हैं, तो अभी वेक्टर चैप्टर भी हम अलग से पढ़ेंगे कि कौन सी वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्यों होती है, ठीक है। फिलहाल अभी समझ लीजिए इसके ऊपर तीर लगाया गया है, उसको हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट के लिए और डिस्टेंस के लिए क्या अंतर है इन दोनों में, ये इसको देखते हैं। लिखा है कि पहला पॉइंट, डिस्टेंस इज रिलेटेड टू एक्चुअल पाथ। इसी की बेस पर हमने क्या सारे क्वेश्चन किए हैं, डिस्टेंस के लिए कितना कैसे निकाला जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट के लिए देखिए डिस्प्लेसमेंट इज रिलेटेड टू इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो हम जब भी क्वेश्चन आता था तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट ही देखते थे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, ठीक है। ये अंतर है, इस बात को आप याद रखे रहेंगे, तो डिस्टेंस निकालना हो कभी यार डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा डिस्टेंस, अगर कोई गतिमान वस्तु है तो जो भी वो ट्रेवल करेगा वो तो हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगा ना डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखिए कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। हमने एक एग्जांपल लिया था जिसमें नेगेटिव भी था, 1D डायरेक्शन जो पिछले लेक्चर में था, उसमें क्या था, नेगेटिव भी आया था विस्थापन। यूनिट देखिए ये किसमें मेजर किया जाता है, क्या यूनिट यूज किया जाता है, इसके लिए देखिए मीटर यूज किया गया है और इसके लिए भी यूनिट मीटर यूज किया गया है। डायमेंशन कैसे लिखा जाता है, लेंथ, ये एक तरह का लेंथ है ना, तो लेंथ को हम बड़े वाले ब्रैकेट में बंद कर देंगे, तो ये डायमेंशन इस तरह का लाएगा। और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी डायमेंशन, एल को हम बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं, ये डायमेंशन किसका है, डिस्प्लेसमेंट का है, तो दोनों का डायमेंशन भी सेम होता है। डिस्टेंस हैज मैग्नीट्यूड ओनली, इसमें बस सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। तो ये बात भी ध्यान रखने की जरूरत है, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम दूरी भी देखते हैं और मैग्नीट्यूड परिमाण भी देखते हैं, लेकिन दूरी सॉरी डिस्प्लेसमेंट के लिए, और डिस्टेंस के लिए मैग्नीट्यूड केवल देखा जाता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है देखिए डिस्टेंस का मॉड। मॉड क्या होता है, मॉड एक फंक्शन है कि अगर इसके अंदर कोई भी नंबर आप रखेंगे तो उसको हमेशा वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। जैसे मैंने 7 रख दिया तो 7 खुद पॉजिटिव है, तो ये बाहर जो निकलेगा ना मॉड ऑफ 7 क्या होगा, वैल्यू 7 होगा, ठीक है। जैसे अगर -7 अगर दिया जाता है मॉड के अंदर, तो ये मॉड ऐसा फंक्शन कहता है आप मुझ पे कोई भी वैल्यू दीजिए हम उसको पॉजिटिव करके दे देंगे। ये -7 को क्या करता है, 7 बना देता। पूछा जाता है अगर -7 के ऊपर मॉड लगाया जाए तो क्या वैल्यू देगा, 7 देगा। कोई भी निगेटिव वैल्यू रहेगा उसको पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव ही रहने देगा, ठीक है। तो डिस्टेंस तो पॉजिटिव होता ही है, तो दोनों के ऊपर पॉजिटिव हमने लगा दिया है। तो डिस्प्लेसमेंट हमने बताया था कि निगेटिव होता है ना वैल्यू, ये निगेटिव भी हो सकता है।
तो निगेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर उसके ऊपर भी मॉड लगा दें तो एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। अब पॉजिटिव वैल्यू देने के बाद भी उसका जो मैग्नीट्यूड देखा जाएगा ना, तो मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्टेंस से छोटा ही रहेगा। ये इसका साइन क्या कहने का मतलब है, या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, या तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। इसलिए दोनों फंक्शन लगाया गया यहाँ पर, डिस्टेंस इज ग्रेटर और इक्वल लगाया गया है। इसको पढ़ा जाता है क्या, डिस्टेंस इज ग्रेटर और इक्वल, ठीक है, इससे डिस्प्लेसमेंट से। तो ये बातें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, जो कि अगर एग्जाम में आता है तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो आप आगे चलते हैं। अब समझते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक। चलिए, हमने एक स्ट्रेट लाइन बना लिया, ठीक है। अब इस पर कोई आदमी चल रहा है कार से, कार ले लीजिए या बाइक ले लीजिए, कुछ भी चल रहा है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया, हम एक बॉक्स बना देते हैं आपको रेफरेंस के लिए पता चले। अब ये चल रहा है इसी स्पीड से, ठीक है, तो हमने मान लिया v। अब ये वेरिएबल भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। तो कब कहलाया जाएगा वो वेरिएबल, कब है, कब यानी कि असमान कब होगा, और कब यूनिफॉर्म होगा, कब एक समान होगा, यही जानना है हमें। इस पर हम टाइम मेंशन कर देते हैं कि t इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया है, यहाँ पर t इक्वल टू 1 सेकेंड, यहाँ पर 2 सेकेंड, यहाँ पर 3 सेकेंड, आगे 4 सेकेंड, ऐसे वो मूव करता चला जाएगा 5 सेकेंड, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि कोई वस्तु अगर चल रहा है, गति अवस्था में है, तो उसको कब हम एक समान गति कहेंगे और कब असमान गति कहेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं एक समान गति कब कहेंगे। जब भी कोई वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरी तय करे, ठीक है, तब उसे एक समान गति कहेंगे। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए वो 0 से टाइम t इक्वल टू 0 पर स्टार्ट किया है और 1 सेकेंड में वो 20 मीटर दूरी तय कर लिया है, ठीक है। फिर आगे 1 सेकेंड और बीता है, तो यहाँ पर भी उसने 20 मीटर दूरी तय कर लिया है। फिर 1 सेकेंड और बाद देखा जाएगा, तो यहाँ भी उसने 20 मीटर दूरी तय कर लिया है। फिर अगले सेकंड में उसने 20 मीटर दूरी तय किया, फिर 20 मीटर। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, अगर उससे पूछा जाए कि पहले सेकंड में उसने कितना दूरी तय किया, तो आप कहेंगे 20 मीटर तय किया। दूसरे सेकंड में कितना दूरी तय किया, तो 20 मीटर कहेंगे। तो हर एक एक सेकंड में देखा जाएगा तो 20-20 मीटर दूरी तय कर रहा है, इसलिए इस टाइप की गति को हम एक समान गति कहेंगे, ठीक है। हर एक सेकंड के बजाय आप 2-2 सेकंड का भी ले सकते हैं। तो 0 से लेकर अगर 2 सेकंड के बीच अगर पूछा जाए कितना डिस्टेंस दूरी तय किया, तो आप कहेंगे 40 मीटर दूरी तय किया है। अब बताइए, अब ये जो 40 मीटर आया, t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 2 सेकंड तक आया। मैं कहूंगा कि आप t इक्वल टू 1 सेकंड से लेकर 3 सेकंड के बीच बताइए। ये भी तो आपका कितना हुआ है, 2 ही सेकंड है ना, 2 ही सेकंड, यहाँ भी अंतर है। तो 2 सेकंड में कितना दूरी तय हुआ है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो भी फिर से 40 मीटर दूरी तय किया। मैं पूछूंगा कि 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच बताइए, तो 2 से 4 सेकंड के बीच भी वहां भी 40 मीटर दूरी तय किया है। तो कोई भी इंटरवल आप ले लीजिए, चाहे 0 से लेकर 1 के बीच लीजिए, चाहे 1 से लेकर 2 के बीच लीजिए, चाहे 2 से लेकर 3 के बीच लीजिए, कोई भी इंटरवल लीजिए, लेकिन जब भी आप कंपेरिजन करें तो समान इंटरवल लेकर कंपेरिजन करें, ठीक है, इंटरवल सेम होना चाहिए। तो हमने इंटरवल यहाँ पर देखिए एक एक सेकंड के लिया था, यानी कि डेल्टा टी हमने क्या लिया था, 1 सेकंड एक बार लिया था। तो 1 सेकंड में हर एक एक सेकंड में उसने 20 मीटर दूरी तय कर रहा है। अब जब 2 सेकंड का इंटरवल ले रहे हैं, अब 2 सेकंड का कौन सा इंटरवल है, 0 से लेकर 2 सेकंड तक ले सकते हैं, या 1 से लेकर 3 सेकंड के बीच ले सकते हैं, या 2 से लेकर 4 के बीच ले सकते हैं। तो जब डेल्टा टी यानी कि टाइम इंटरवल ये 2 सेकंड का ले रहे हैं, उस 2 सेकंड में कितना चल रहा है, वो 40 मीटर दूरी तय कर रहा है। यहाँ लिख देते हैं 1 से लेकर 3 सेकंड के बीच
40 मीटर, 0 से लेकर 2 के बीच भी 40 मीटर। यहाँ देखिए डेल्टा टी इसके लिए कितना होगा, 2 ही सेकंड होगा ना। यहाँ भी इसके लिए डेल्टा टी 2 ही सेकंड होगा, तो ये डेल्टा टी सेम होना चाहिए ना। 2 सेकंड यहाँ भी लिए हैं, 2 सेकंड यहाँ भी लिए हैं, दोनों 2-2 सेकंड है, उसके बावजूद भी यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, बराबर ही चल रहा है, इक्वल चल रहा है। इसलिए इस टाइप की गति जब होती है तो हम उसको एक समान गति कहेंगे। इतना समझ में आ गया। तो इसको अगर डिफिनीशन लिखना हो तो आप देख सकते हैं। ये आपका डिफिनीशन हो गया एक समान गति का। अब पढ़ते हैं असमान गति कैसे पहचानेंगे। अब फिर से वैसे ही एग्जांपल लेते हैं। एक वस्तु है t इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया है और पहले 1 सेकंड में उसने मान लीजिए यहाँ पर चला है 10 मीटर, ठीक है, पहले 1 सेकंड में। दूसरे सेकंड में अगर पूछा जाए कितना चला है, तो मान लीजिए 12 मीटर चला है। फिर तीसरे सेकंड में कितना चला है, फिर 11 मीटर चला है। फिर अगले 1 सेकंड में कितना चला है, मान लीजिए 15 मीटर चला है। तो ये देखिए हर 1 सेकंड में देखा जाएगा क्या है उसका, इस जो दूरी तय करने का लंबाई है वो बदल रहा है ना। तो समान इंटरवल हम ले रहे हैं, एक एक सेकंड नहीं ले रहे हैं, लेकिन हर 1 सेकंड में उसका जो दूरी है, लंबाई है तय करने का, वो अलग अलग है। जब अलग अलग रहेगा तो इसलिए इस टाइप की गति को हम असमान गति कहेंगे, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। ठीक। तो अब इंटरवल उसी तरह फिर से आप दो दो इंटरवल यानी कि 2-2 सेकंड का ले सकते हैं, या 3-3 सेकंड का ले सकते हैं, या 1-1 सेकंड का ले सकते हैं। कोई भी इंटरवल लो तो समान लो। 2 सेकंड का लो तो 2 सेकंड के लिए कंपैरिजन करिए, 3 सेकंड का लीजिए तो 3 सेकंड का कंपैरिजन करिए। चलिए अब अगर हम इसमें अगर पूछें डेल्टा टी, अगर हम 2 सेकंड का ले लेते हैं अंतर, ठीक है, तो 2 सेकंड हम कौन सा ले सकते हैं, टी इक्वल टू 0 से लेकर 2 सेकंड के बीच अगर पूछा जाए, 0 से लेकर 2 के बीच डेल्टा टी तो 2 है, 2 सेकेंड, ठीक है। तो अब इसके लिए अब बताइए कितना डिस्टेंस चला है उसने, 0 से लेकर 2 के बीच, ये 10 और ये 12, कितना हो गया टोटल डिस्टेंस उसने चला, 22 मीटर। 22 मीटर चला है, ठीक है। अब दो ही इंटरवल के लिए हम क्या ले सकते हैं, 1 से लेकर 3 के बीच ले सकते हैं। 1 सेकंड से लेकर 3 सेकंड के बीच ये जो टाइम इंटरवल है, यहाँ पर डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी यहाँ भी 2 है, 2 सेकंड का। अब इसमें कितना डिस्टेंस चला है, ये 12 और 11 चला है, इसमें आपका डिस्टेंस चला है 12 प्लस 11 यानी कि 23 मीटर, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए डेल्टा टी 2 सेकंड लिए हैं, यहाँ भी डेल्टा टी 2 सेकंड लिए हैं। इस 2 सेकंड में 22 मीटर चला है और इस 2 सेकंड में वो 23 मीटर चला है। समान तो है नहीं, जब समान नहीं है इसका मतलब ये क्या है, असमान गति है। और असमान गति को ही बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इसका भी डिफिनीशन अगर लिखना हो तो लिख लीजिए। इसको पहले मिटा देते हैं ना। तो अब आगे चलते हैं, चाल पढ़ना है। क्या है स्पीड, देखते हैं डिफिनीशन। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। गतिमान वस्तु को यह है एकांक समय में कितना वो दूरी तय कर रहा है, उसी को हम बोलेंगे क्या, चाल। तो चाल क्या बताता है, चाल हमें देखिए यहाँ पर लिखा गया है समय के साथ दूरी में परिवर्तन की दर बताती है। यानी कि अगर दूरी में परिवर्तन कम हो रहा हो तो चाल कम होगा, और दूरी में परिवर्तन ज्यादा हो रहा हो तो चाल ज्यादा होगा। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। जैसे फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं। स्ट्रेट लाइन पर कोई ऑब्जेक्ट है, चल रहा है, अगर वो देखा जाएगा 1 सेकंड में वो दूरी कितना परिवर्तन कर रहा है। 1 सेकंड में मान लीजिए वो 20 मीटर चला है, ठीक है। फिर देखा जाएगा कि अगले सेकंड में 1 सेकंड में कितना दूरी तय किया है, 20 मीटर चला है। समय के साथ दूरी परिवर्तन हुआ हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि टी इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया था और जैसे 1 सेकंड तक बीतते बीतते उसने 20 मीटर दूरी तय कर लिया, तो दूरी परिवर्तन हुआ, कितना परिवर्तन हुआ, 20 मीटर हुआ। कितने सेकंड में हुआ, 1 सेकंड में हुआ। तो ये जो रेट कहलाएगा 20 मीटर तय कर रहा है कितने सेकंड में, 1 सेकंड में तय कर रहा है। तो यही रेट है दूरी परिवर्तन का, ठीक है। इसी को बोला जाएगा, हम क्या कहेंगे, चाल कहेंगे, 20 मीटर पर सेकेंड।
इसी को हम ऐसे लिखते हैं 20 मीटर पर सेकेंड, हर एक सेकेंड में 20 मीटर दूरी तय कर रहा है। ठीक है, तो चाल निकालने का ये फार्मूला भी है, आपको पता होना चाहिए, जो कि आप 10th में भी पढ़े थे। चाल बराबर दूरी अपन समय, दूरी के लिए एस रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर, समय के लिए टी और चाल के लिए वी। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए फिर आपके लिए अब नया क्वांटिटी आ गया, ये क्या है, चाल। अब इसके लिए फिर पूछा जाएगा कि इसका यूनिट क्या होगा, किसमें मेजर किया जाएगा। तो हमने क्या बताया था कि अगर इसका कोई फार्मूला पता हो तो उससे हम इसका यूनिट पता कर सकते हैं। तो चाल का अगर हमें यूनिट निकालना हो तो चाल को हम किसके टर्म में पढ़ते हैं, दूरी और समय के टर्म में पढ़ते हैं। तो दूरी के लिए हम क्या यूनिट यूज करते हैं, मीटर यूज करते हैं। समय के लिए क्या यूनिट यूज करते हैं, टाइम यूज करते हैं। तो ये मीटर पर सेकेंड, ये टाइम के लिए हम एस लिखते हैं ना, तो यहाँ पर हम एस लिख दे रहे हैं। तो चाल का जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए ये क्या हो गया, चाल का आपका यूनिट निकल के आ गया। अगर वही पूछा जाता है डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन के लिए फिर आपको ये देखना की जरूरत पड़ेगी कि जो फार्मूला है उसमें ये दूरी, दूरी के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन किया जाता है डायमेंशन के लिए, ये सब दूसरे चैप्टर में हमने बताया था यूनिट और डायमेंशन के लिए। दूरी के लिए हमने यहाँ पर एल लिखते हैं, अपान है टाइम है, टाइम के लिए यहाँ पर टी लिखते हैं, और इसको बड़े वाले ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, एल टी की पावर -1। तो ये क्या हो गया, डायमेंशन हो गया, किसका, चाल का हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर आप कहीं जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो आप देखते हैं बीच में अगर कहीं बाजार पड़ जाता है या कहीं रुकना पड़ता है, कहीं स्पीड आप तेज करके चलाते हैं, कहीं धीमा करके चलाते हैं, तो क्या अगर पूछा जाएगा कि इस प्रैक्टिकल लाइफ में आप एक समान चाल से चल सकते हैं, यहाँ से जितना भी आपको डिस्टेंस तय करना है, ये 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर या 30 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाते हैं, आप कभी स्पीड ज्यादा करते हैं, कभी कम करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसा ही होता है। ठीक है, तो उस समय अगर पूछा जाएगा, सिर्फ चाल बताने से काम चलेगा, चाल क्या है अब उस समय, तब ये चाल हम दो टाइप में पढ़ते हैं इस प्रैक्टिकल लाइफ को देखकर, कि ये तो कभी स्पीड हम बढ़ाते हैं, कभी घटाते हैं, कभी फिर बढ़ाते हैं, कभी फिर घटाते हैं। तो इसको ध्यान में रखकर हम इसको, चाल को कैसे पढ़ते हैं, एवरेज चाल के रूप में एक पढ़ते हैं। ठीक है, पहला एक क्वांटिटी पढ़ते हैं एवरेज चाल, क्या बोलते हैं उसको, औसत चाल बोला जाता है, एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड, कि हम तो एक समान चाल से तो नहीं चल सकते हैं, कभी ज्यादा करना पड़ा है, कभी कभी स्पीड कम करना पड़ रहा है। तो हमें एवरेज चाल बता दीजिए, अपनी एवरेज स्पीड बता दीजिए वो कितना है तब ये। और दूसरा अगर पूछा जा सकता है, एक पूछा जाता है ताक्षणिक चाल। ठीक है, ताक्षणिक चाल या फिर तात्कालिक चाल आप भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में इंस्टेंटेनियस स्पीड बोला जाता है, इंस्टेंट, ANEOUS, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो चाल ये दो टाइप के लिए, दो टाइप से हम पढ़ते हैं, दो टाइप का होता है चाल, एक औसत चाल होता है और दूसरा इंस्टेंटेनियस चाल होता है। तो ये दोनों अब क्या होते हैं इसको देखते हैं हम। तो मान लीजिए आप ए पॉइंट से आप स्टार्ट किए हैं, यहाँ से आप स्टार्ट किए हैं, ठीक है, चलना। तो आप 10 सेकंड में यहाँ पर पहुंच जा रहे हैं, ये टाइम आपको लग रहा है 10 सेकंड, और यहाँ इस पॉइंट तक जाने में आप कवर कर ले रहे हैं मान लीजिए 30 मीटर। ठीक है, अब इतना दूर आप एक समान चाल से चले हैं, 30 मीटर पर 3 मीटर पर सेकंड, ये तो बहुत कम हो गया। ठीक है, इसको हम और बढ़ा लेते हैं, 30 के बजाय हम, चलिए 10 सेकंड है ना, तो 10 सेकंड के लिए हम यहाँ पर 200 लिख देते हैं, 200 मीटर।
यानी कि 10 सेकंड में आप कितना तय किए हैं, 200 मीटर दूरी तय किए हैं एक समान चाल से। फिर आगे मान लीजिए कोई बाजार आ गया, तो आपको स्पीड करना पड़ रहा है, धीमा करना पड़ा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर स्पीड अपनी कम कर देंगे। यहाँ पर हम मान लेते हैं आप फिर 50 मीटर तय किए हैं अगले 10 सेकंड में। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपने तेजी तेजी से चलाया, फिर बाजार आ गया, तो फिर आपने स्पीड कम कर दिया और फिर 50 मीटर दूरी तय किए हैं 10 सेकंड में, अगले 10 सेकंड में। फिर अगले 10 सेकंड में आप फिर से आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाए हैं और 100 मीटर चले हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक बी पॉइंट तक। टोटल अगर पूछा जाएगा आप कितना डिस्टेंस चले हैं, टोटल आपने 200 प्लस 50 प्लस 100 यानी कि 350 आपने चला ना। टोटल डिस्टेंस आपने 350 चला। और कितने सेकंड में चला, ये 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड, यानी कि टोटल 30 सेकंड में। 30 सेकंड में आपने 350 मीटर चला है। इसमें क्या है, कभी आप स्पीड ज्यादा किए हैं, कभी कम किए हैं, फिर बढ़ाए हैं, तो ऐसे करके आप गए हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। तो अगर ये पूछा जाए क्या हमें ऐसा एक स्पीड कोई बता सकते हैं जिससे कि उसी स्पीड से चला जाए तो उतना ही टाइम में हम उतना डिस्टेंस टाइम कवर कर लें, यानी कि ए से लेकर बी तक दूरी तय करने में जितना समय लगा है, और ए से लेकर बी तक जितना दूरी तय है तय करना है, उतना ही सेकंड में या उतना ही टाइम में उतना ही ए से बी के बीच की दूरी हम तय कर ली। क्या ऐसा कोई स्पीड हो सकता है क्या? तो हो सकता है। उसी स्पीड को हम बोल सकते हैं औसत चाल। जिस औसत चाल अगर हम यहाँ कैलकुलेट कर लें, अगर उसी औसत चाल से यानी कि एक समान चाल से अगर चलते जाएं, तो आप ए से बी तक पहुंचने में यहाँ पर 30 सेकंड लगा है, तो 30 सेकंड ही लगाएंगे और उतना ही डिस्टेंस यानी कि 350 मीटर ही चलेंगे। तो वो स्पीड कैसा है, ये जो स्पीड आएगा वो आपको एक समान चाल से चलना बताएगा कि इतने एक समान चाल से अगर चलेंगे तो ए से बी तक आप पहुंच जाएंगे उतने ही सेकंड में। जैसे पहले अब निकाल लेते हैं औसत चाल यहाँ पर होगा क्या। औसत चाल निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, यानी कि आपने देखिए यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना चला है 350 मीटर, टोटल टाइम कितना लगा है 30 सेकंड लगा है। तो आप निकालने के लिए औसत चाल को टोटल डिस्टेंस जो है 350 मीटर को डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से। टोटल टाइम कितना है 30 सेकंड, इसको अब कैंसिल कर देंगे और ये कैंसिल होके हो जाएगा आपका 3 छठा 3 छठा 18 लगभग, ठीक है, 11.66 मीटर पर सेकंड। तो ये जो स्पीड आया इसी को हम बोल लेंगे औसत चाल, यानी कि 11.66 मीटर पर सेकंड से आप चलते जाएंगे, ए से बी तक जो जाने में जितना समय लगेगा वो कितना समय लगेगा, वो 30 ही सेकंड लगेगा। और ये डिस्टेंस आप कवर कर लेंगे, कितना दूरी है 350 मीटर। ठीक है, अब ये स्पीड से कितना चलना पड़ेगा 11.66 मीटर पर सेकेंड, इसी को बोला जाएगा एवरेज स्पीड। यानी कि इस स्पीड से यानी कि एक समान चाल से चलते जाएंगे तो आप ए से लेकर बी तक पहुंच जाएंगे उसी सेकंड उतना ही टाइम में, यानी कि 30 सेकंड में। ठीक है, तो आपको दूरी कम या ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये वो चाल बताता है कि जिसमें आप न दूरी कम करें न ज्यादा करें, एक समान चाल से चलते जाएं। तो ऐसा कौन सा चाल है कि जिससे कि उतना दूरी हम तय कर लें उतने ही टाइम में। ठीक है, और दूसरा देखते हैं अब तात्क्षणिक चाल क्या होता है, इंस्टेंटेनियस चाल, तात्कालिक चाल इसको क्या कहेंगे इसको अब। तो तात्कालिक चाल कब कहेंगे, जब आपको पूछा जाएगा कि एक पार्टिकुलर टाइम पर, जैसे पूछा जाएगा t इक्वल टू 9 सेकंड पर, यानी कि 9वें सेकंड पर कितना उसका चाल है वो बताइए। इस समय जितना चाल रहेगा 9वें सेकंड पर वो आप बताएंगे। ठीक है, 10वें सेकंड में पूछा जाएगा तो 10वें सेकंड पर कितना है चाल वो बताएंगे। यानी तात्कालिक है ना, उसी क्षण बताना है आपको। तो उसी क्षण का जो स्पीड रहेगा उसको हम तात्कालिक चाल बोलते हैं या फिर तात्क्षणिक चाल बोलते हैं। किसी भी टाइम पूछा जा सकता है, 10वें सेकंड में, 20वें सेकंड में, 30वें सेकंड में, 29वें सेकंड में, जिस भी टाइम पर पूछा जाएगा उस टाइम पर कितना स्पीड है वो या तो कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। जिस स्पीड से आप चलाएंगे तो उसको बोलेंगे हम तात्क्षणिक चाल।
जैसे कि आप शुरू में देखिए जो 10 सेकंड में चल रहा है तो 9वें सेकंड में यहाँ पर क्या है, आप स्पीड आपका ज्यादा था, फिर आप जब अगले 10 सेकंड में पहुंचे, यानी कि अगर हम पूरा 0 से लेकर 30 सेकंड पूरा टाइम लगा है तो इसको हम 0 मान लेते हैं और इसको 30 मान लेते हैं, 30 सेकंड। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं 1 सेकंड 2 सेकंड करके, 1 सेकंड 2 सेकंड ऐसे 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे करके चले जाएंगे। तो अब किसी भी टाइम पूछा जाएगा अब कि 6.5 सेकंड पर इस टाइम पर कितना स्पीड है वो बताइए, या फिर 28.00 इतने सेकंड पर कितना स्पीड है वो बताइए, तो उस समय उस क्षण जो स्पीड होगा उसको हम बोलेंगे ताक्षणिक चाल। ठीक, समझ में आ गया। तो ताक्षणिक चाल बताने के लिए हम अपने बाइक में या कार में जो स्पीडोमीटर लगा रहता है उसको हम देखकर हम आसानी से बता सकते हैं कि कितने टाइम पर पूछा गया है, वो हम इतने टाइम पर इतना स्पीड है, इतने टाइम पर इतना स्पीड है, वो बता सकते हैं, वो तो वो ताक्षणिक चाल से पता कर सकते हैं। या फिर दूसरा मेथड है ग्राफ के द्वारा, ग्राफ से भी बताया जा सकता है कि ताक्षणिक चाल कितना है, ठीक है। तो जब डिस्टेंस टाइम का ग्राफ दिया हो तब यूज किया जाता है, तो जब ग्राफ पढ़ाएंगे तो उस समय बताएंगे कि ताक्षणिक चाल कैसे निकाला जाता है उसमें। ठीक, तो औसत चाल का अगर फार्मूला लिखना हो तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्या होता है अभी बताते, जैसे निकाला हूँ टोटल डिस्टेंस यानी कि कुल दूरी, कुल दूरी अपन उसको दूरी तय करने में लगा कुल समय, टोटल समय, ठीक है। तो कुल दूरी अपन कुल समय, टोटल टाइम, यही आपका बताएगा औसत चाल। औसत चाल को रिप्रेजेंट हम करते हैं वी के ऊपर एक ऐसे मार्क लगा देते हैं, तो इसको बोला जाता है औसत चाल। अब ताक्षणिक चाल पता करना है तो इसको मैथ के रूप में लिखा जाता है, इसको जो ये टाइम है ना इसको कुल समय यानी कि आप लिख सकते हैं समय अंतराल डेल्टा टी में लिख सकते हैं, और कुल दूरी को डेल्टा एस लिख सकते हैं, डेल्टा एस अपन डेल्टा टी, ऐसे भी, ठीक है। इसको हम डेल्टा टी लिख दे रहे हैं, डेल्टा एस अपन डेल्टा टी औसत चाल आपको दे देगा। और ताक्षणिक चाल अगर पता करना है तो ये जो डेल्टा एस अपन डेल्टा टी है, जो टाइम इंटरवल लिया जा रहा है, ये डेल्टा टी बहुत टाइम इंटरवल छोटा होता है, क्योंकि इंस्टेंट बताना, उसी इंस्टेंट बताना है, उसी इंस्टेंट बताने के लिए टाइम इंटरवल को हम बहुत छोटा करना पड़ेगा। तो यही चेंज हो जाता है आप जब डेल्टा टी 10 to 0 हो जाए, यानी कि टाइम इंटरवल ही बहुत छोटा अगर हम लें, इसी चीज को हम ऐसे लिखते हैं, डेल्टा एस को डी एस लिखा जाता है और डेल्टा टी को डी टी लिखा जाता है। तो डी एस अपॉन डी टी इसको बोला जाता है ताक्षणिक चाल, ठीक है। ताक्षणिक चाल, तो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, दोनों के लिए आप लिख सकते हैं। और ये आपका है औसत चाल के लिए, ठीक। तो इतना ही तक रहने देते हैं, आगे हम फिर वेलोसिटी पढ़ाएंगे यानी कि वेग पढ़ाएंगे अगले लेक्चर में। ये ताक्षणिक चाल को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं वी से, इसका भी यूनिट हो, चाहे औसत चाल का यूनिट हो चाहे ताक्षणिक चाल का यूनिट हो, दोनों का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड ही होगा। ठीक, ठीक है, तब थैंक यू।